फ्यूचर क्रॉप ऑफ इंडिया देखा जाता है, तो इस पे आपकी क्या राय है और क्या इसमें आप ऐड ऑन करना चाहेंगे? सबसे अच्छी मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी जो होती है, सैंडी लोम। अगर हम बात करें फ्रूटिंग सीजन की, हाँ। तो कोई ऐसा एक फ्रूटिंग सीजन भी है स्पेसिफिक? हाँ, इसकी जो है जो कोई भी पानी बाहर नहीं निकलेगा। और जैसे ही आप देखिए यहाँ पे लगे हुए तो किसान अगर इससे नया पौधा बनाना चाहें या एक नया कटिंग बनाकर वो अपने खेत में लगाना चाहें तो वो कैसे करेंगे? उसको साइड से निकाल देंगे। जब इसको ऐसे नुकीला बना लेंगे तो पानी का वेस्टेज भी नहीं होता, टेम्परेचर भी डाउन होता है। प्लांट टू प्लांट और रो टू रो 10x10 है। हमने कुछ 8x10 भी किया है, कुछ 8x9 भी किया है। तो हमारा रिसर्च चल रहा है। तो एक पिलर पे 4 पौधे लगते हैं, चारों साइड में एक पौधे लगाए जाएंगे। और पौधे की कॉस्ट का है क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ज़्यादा है, हाई फाइबर है, शुगर पेशेंट के लिए अच्छा है। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका खेत टॉक्स में, जहां पे हम खेती की ज्ञान को किसानों तक सीधे पहुंचाते हैं। इसी विषय में आज हम आए हैं प्रयागराज के स्वच्छ यूनिवर्सिटी में, जहां पे अभी हम हैं यहाँ के ड्रैगन फ्रूट फार्म पे। और इस फार्म पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं एक्सपर्ट प्रतीक सर, जो कि स्वच्छ पे तकनीकी अधिकारी हैं और ये ड्रैगन फ्रूट का फार्म देख रहे हैं। तो हम प्रतीक सर से अनुरोध करेंगे कि वो अपना परिचय और इस फार्म के बारे में कुछ जानकारियाँ दें। नमस्कार आपके साथियों को और जो है आपके दर्शकों को। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती जो है हम लोग पिछले 11-12 महीने से कर रहे हैं। तो ये खेती जो है हमारे गुरु डॉक्टर विश्वरूप मेहरा सर ने शुरू किया है। यहाँ पे उनका एक प्रोजेक्ट है RKVY का, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना उत्तर प्रदेश द्वारा फंडेड है ये। और हम लोगों ने 1 साल पहले इसकी खेती शुरू किया। ये प्रोजेक्ट आया, उसके बाद हम लोगों ने इसकी खेती शुरू किया और 1 साल के अंदर ये जनरली 18 से 24 महीने लग जाते हैं इसकी पहली फ्रूटिंग में। लेकिन जो है इसकी अच्छी देखरेख और अच्छी वैरायटी की वजह से 11 महीने में पहली फ्रूटिंग आई। और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे क्रॉप में फ्रूटिंग चल रही है। हाँ, फ्रूटिंग आ चुकी है। हमने अभी कल हार्वेस्टिंग कराया है, मैक्सिमम का तो हार्वेस्टिंग कराया है। तो ये पिछले 1 महीने से फ्रूटिंग स्टेज चल रही है। हमारे मार्केट में सेल कर रहे हैं हम लोग। और रिसर्च के लिए भी भेजा है हमने, इसके न्यूट्रिशन के लिए भेजा हुआ है, टेस्टिंग के लिए भेजा हुआ है। तो काम चल रहा है। अच्छा सर, जैसे हम लोगों ने देखा है और ये काफ़ी ट्रेंडिंग फसल है अभी के हिसाब से अगर हम बात करें, तो इसको एज अ फ्यूचर क्रॉप ऑफ इंडिया देखा जाता है। तो इस पे आपकी क्या राय है और क्या इसमें आप ऐड ऑन करना जी चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। फ्यूचर क्रॉप ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है कि ट्रेडिशनल खेती जो है, पारंपरिक खेती जो थी, अब हमारे किसान भाई नहीं करना चाह रहे हैं। धान गेहूं की खेती करके उनको कुछ मिल नहीं रहा है। जितना कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आ रहा है, जितना वो खर्चा करते हैं, उस हिसाब से उनको कोई मुनाफा नहीं हो पा रहा है। और अपने उत्तर प्रदेश में अगर खास करके बात करें, क्या पूरे भारत में मैक्सिमम किसान यही करते आए हैं, धान गेहूं की फसल करते आए हैं। कुछ किसान सब्जियां उगा, कुछ किसान, ज़्यादा किसान वो भी नहीं, कुछ किसान सब्जियां उगा रहे हैं। फ्रूट्स तो जो जिसकी बाग लगी हुई है या कुछ किसान फ्रूट्स कर रहे हैं। लेकिन अब जो नया किसान आ रहा है, युवा जब खेती में आया है, तब से जो है वो नई चीज़ें खोज रहा है। नई चीज़ें में ड्रैगन फ्रूट इस समय जो है इतना पॉपुलर हो रही है कल्टीवेशन करने वाले किसानों के लिए भी और हेल्थ कॉन्शियस जितने लोग हैं उनके लिए भी। हेल्थ वैल्यू इसकी इतनी ज़्यादा है, हेल्थ बेनिफिट इतने ज़्यादा हैं कि अब इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। और डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई तो करना ही पड़ेगा, फार्मर उगाएगा ही। सर से बात करने के क्रम में हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसकी जो भी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं या फिर सॉइल रिक्वायरमेंट्स कैसी होती है? अब ज़रूरी तो नहीं है कि सभी सॉइल्स पे या फिर सभी क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये बेहतर हो जाए। तो क्या इसके लिए उपयुक्त है? अगर आप देखिए, अगर इसको सबसे अच्छी मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी जो होती है, सैंडी लोम या लोम, बलुई दोमट या दोमट मिट्टी इसके लिए ठीक होती है। मेन ये है कि इस फसल में वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं होनी, पानी इसके जड़ के पास रुके ना, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत हार्ड मिट्टी नहीं होनी चाहिए। हाँ, बाकी ऐसी बहुत क्लाइमेट इफेक्ट नहीं करेगा। सर ने तो इसकी मिट्टी के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी कि बलुई दोमट मिट्टी हमें चाहिए, बेस्ट है उसके लिए। अगर हम बात करें टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स की कि कौन सा टेम्परेचर आइडियल है, तो देखिए, आइडियल टेम्परेचर जो होता है इसका 18 से 24 होता है।
लेकिन ये सरवाइव कर सकता है 40, 42, 43 तक। लेकिन जैसे 45 क्रॉस करने लगता है ये प्लांट डेथ करने लगते हैं, प्लांट की डेड हो जाती है। और जैसे 8 के नीचे टेम्परेचर डाउन जाता है फ्रीजिंग कंडीशन में, तो जो है इसमें फंगस और उसका अटैक आने लगता है। तो फिर हमें इसके लिए बचा सेट करना पड़ता है, इसके फ्रोस्ट कंडीशन से बचाने के लिए हमें उपाय करने पड़ते हैं, और हाई टेम्परेचर में बचाने के लिए हमें सेट करने पड़ते हैं। बाकी अगर इसके बीच का टेम्परेचर है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के जो अगर हम मान के चले कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का जो अक्टूबर नवंबर तक इसे दिक्कत नहीं होती। जनवरी 15 जनवरी के बाद जब आता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, स्पेशली प्रयागराज में आप ये देखेंगे 6 आ जाता है, 5 आ जाता है, उस समय हमें इसको ज़्यादा देख रेख की जरूरत पड़ती है। और बाकी नवंबर में कोई दिक्कत नहीं कुल होती। मिला के नवंबर, दिसंबर और जो फरवरी का समय होता है वो उसके लिए बेस्ट है। हाँ, जो फिजिकल ग्रोथ हाँ, इसका होता है वो समय सबसे बेहतर हमें एक तो उस समय अच्छी ग्रोथ करता है, दूसरी इधर बारिश में भी टेम्परेचर अच्छा मिल जाता है, अच्छी हवाएं मिल जाती हैं, तो अच्छी ग्रोथ करता है। और इसी क्रम में अगर हम बात करें फ्रूटिंग सीजन की, हाँ। तो कोई ऐसा एक फ्रूटिंग सीजन भी है स्पेसिफिक? हाँ, इसकी जो है जून लास्ट में जब जैसे ही फर्स्ट रेन आती है उसके बाद फ्रूटिंग स्टार्ट होती है, फ्लावरिंग आती है, उसके बाद फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, जो अभी चल रही है। मतलब ये सितंबर तक इसकी फ्रूटिंग, हाँ, सितंबर लास्ट तक इसकी फ्रूटिंग चलती है। फिर नेक्स्ट ईयर जून के बातचीत के क्रम में हम सर से ये जानना चाहेंगे कि जैसे इन्होंने बाकी सभी चीज़ों पे बता दिया कि कौन फ्रूटिंग सीजन सबसे अच्छा है, सॉइल रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, तो सर इसमें किसानों की एक सबसे बड़ी जो क्वेरी रहती है, जानकारी वो लेना चाहते हैं, वो ये रहती है कि इसमें लगने वाले रोग, डिजीजेस, चूँकि जो किसान हमेशा से धान, गेहूँ, मक्का उपजा चुके हैं तो उन्हें उसमें पॉसिबल दिक्कतों के बारे में पता है कि ये आएगी और उन्हें उसका रोकथाम पता है। तो इसमें क्या पॉसिबल डिजीजेज हैं? इसमें कोई खास डिजीज आती नहीं है। मेन अगर आप जो है इसकी इरिगेशन रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट, प्लस अगर आप इसका टेम्परेचर का ध्यान रखें, हाई टेम्परेचर में जाएगा या बहुत लो टेम्परेचर में जाएगा तो इसमें फंगस अटैक आते हैं, तो फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर जा रहा है तो आप सेट कर दें, हाँ, लो टेम्परेचर आ रहा है तो आप जो है पॉलीथीन या फिर किसी चीज़ से अगर कवर करते हैं, शेड हाउस वगैरह लगाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। वैसे प्रयागराज में कुछ समय ऐसा आता है जब 45 के ऊपर जाता है, लगभग 20-25 दिन का टेम्परेचर रहता है जो 45 के ऊपर जाता है, तो उस समय अगर आप देख रेख करेंगे तो डिजीज़ नहीं। अब डिजीज़ नहीं, देखिए इसमें जो है चींटियों का वो है, चींटियाँ आ रही हैं, हालांकि कुछ खास इससे प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन जो है इन चींटियों को से बचाने के लिए हम नीम ऑयल स्प्रे करते हैं। हम सोचते हैं केमिकल कम से कम हो, स्प्रे हो, तो नीम ऑयल का स्प्रे होता है, 3% नीम ऑयल का स्प्रे कर देते हैं। नीम ऑयल का इस्तेमाल करने से हम जो भी इसका फ्रूट है उसमें भी कोई केमिकल नहीं है। जैसे ये है, अगर आज भी हम इसमें नीम ऑयल स्प्रे किए हैं, आज भी हार्वेस्ट करके आज अभी इसके हम जो है खाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर केमिकल स्प्रे करेंगे तो हम रिकमेंड करते हैं कि 2-4 दिन जो है हम इसको ना खाएं। यानी कि अगर हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखें तो ये काफ़ी बेहतर विकल्प बताया है सर ने कि बाकी किसी भी हार्मफुल रासायनिक इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ ना करके हम नीम ऑयल को अगर इस्तेमाल करें चींटियों को भगाने के लिए तो एक काफ़ी बेहतर विकल्प है। सर से तो हमने अनेकों बातें कर ली, जैसे इसकी सॉइल रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, डिजीज़ मैनेजमेंट, सभी चीज़ें, लेकिन जो सबसे मुख्य इसका जो पहलू है वो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट। हम कैसे पानी का इंतजाम करते हैं, जैसे कि सर ने बताया कि इसमें ड्रेनेज की काफ़ी हम लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, कि पानी ना लगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम फ्लड इरिगेशन तो कर नहीं सकते हैं, तो क्या हम पानी का विकल्प रखेंगे और कैसे उसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होगा, हम सर से ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले बताना चाहूँगा, जैसे फ्लड इरिगेशन की बात किया, तो अगर फ्लड इरिगेशन करते हैं तो उससे आसपास वीड भी बहुत आते हैं और हमारी वाटर का वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस क्रॉप को वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है, मतलब हम इसको इसीलिए जो है ड्रिप इरिगेशन से करते हैं, और ड्रिप इरिगेशन से हम न्यूट्रिएंट भी दे सकते हैं। हालांकि हम देते नहीं क्योंकि इतनी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट नहीं है। हम इसमें जो है न्यूट्रिएंट के नाम पे 19-19 का जो है हर प्लांट पे 50-50 ग्राम जो है एनपीके, 19-19 का एनपीके जो है एक प्लांट पे, अब जैसे 4 प्लांट है तो 200 ग्राम हर 3 से 4 महीने पे न्यूट्रिएंट दे देते हैं। और वो हाँ, हर 3 महीने पे बस इसके चारों ओर, इसके चारों तरफ एक पौधे लगे हुए हैं, 4 पौधे लगे हुए हैं, तो 100 ग्राम न्यूट्रिएंट लेके उसके चारों तरफ जो है डाल के मिट्टी से मिला देंगे। और इससे भी बेहतर है अगर आप जो है हमको उस साइड के कुछ प्लांट्स में जो है हमने ऑर्गेनिक करा हुआ है, उसमें जो है या तो FIM वर्मी कंपोस्ट आपके पास जो भी किसान के पास अवेलेबल है उसको डाल के सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से भी उगाया जा सकता है। फ्रूटिंग में कोई इफेक्ट नहीं है, कुछ खास इफेक्ट फ्रूट साइज में इधर और उधर में कुछ खास फर्क नहीं है। हमने ऑर्गेनिक भी करा, ये देखने के लिए कि अगर हम NPK ना डाल के हम सिर्फ ऑर्गेनिक डालते हैं, या किसान के पास सिर्फ गोबर की खाद है या उसके पास वर्मी कंपोस्ट है, उससे भी करना चाहे तो कर सकता है, तो हमने देखा बेशक कर सकता है।
वो भी प्रयोग सफल रहा। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट नहीं है इसको। वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में सर ने बहुत अच्छा बताया। ड्रिप इरिगेशन वाला, ड्रिप इरिगेशन की ये चैनल बनी है दोनों साइड, ये दोनों साइड ड्रिप इरिगेशन का चैनल यहाँ बना है। और यहाँ पे एयर कि जैसे ही यहाँ पे एयर की सप्लाई होगी, यहाँ से ऑटोमेटिक पानी डिस्पर्स हो जाएगा। ये इसमें दो तरीके का आता है, एक ड्रिपर आता है तो वो हम उसको ऑन करते हैं तो पानी टपकने शुरू करता है। लेकिन हमारी ये जो पाइप है ये स्पेशल है, इसमें जो है अगर इसको हम मिट्टी से कवर कर देंगे तो कोई भी पानी बाहर नहीं निकलेगा। और जैसे ही अब देखिए यहाँ पे लगे हुए हैं, इसमें एक छोटे छोटे होल हैं, यहाँ जैसे ही एयर जाएगा यहाँ से पानी एक एक बूंद टपकने लगेगा। हाँ, तो प्लांट्स के पास हम इसको ओपन रखते हैं। अभी तो जो है हमने घास वास निकलवाया इसलिए ये बाहर दिख रहा है। ये प्लांट्स के पास रखते हैं। प्लांट जैसे यहाँ पे जो है इसको ओपन कर देंगे तो प्लांट्स के जड़ के पास ही पानी गिरेगा, कहीं और पानी का वेस्टेज नहीं होगा। और जब ड्रिपर लगाते हैं कभी कम कभी ज़्यादा, कहीं किसी प्लांट के पास ज़्यादा पानी गिर जाता है, कहीं किसी प्लांट के पास कम, तो इसमें ये दिक्कत नहीं आती है। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि मेरे साथी ने सर से जाना कि इस ड्रैगन फ्रूट की खेती में मेजर क्या है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट और भी बहुत सारी जानकारियाँ ली। इसी क्रम में मैं सर से जानना चाहूँगा कि किसान अगर इससे नया पौधा बनाना चाहें या एक नया कटिंग बनाकर वो अपने खेत में लगाना चाहें तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको पहले बात तो अगर आप सिलेक्शन कर रहे हैं कि हमको जो है ड्रैगन फ्रूट की नर्सरी लाना है, तो बता दूं ड्रैगन फ्रूट की नर्सरी आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी नर्सरी अच्छी है कौन सी नहीं। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत, जैसे हम इसमें से कुछ किसी को भी काटें, कहीं से भी इसको कटिंग करेंगे और खेत में लगाएंगे तो ये ग्रो करेगा। हाँ, लेकिन इसकी सबसे दिक्कत क्या होती है, अगर 2 साल से कम है ये पौधा, 2 साल से पहले मैच्योर प्लांट नहीं माना जाता, अगर 2 साल से कम का ये पौधा है तो फ्रूटिंग में उतनी लेट होगी। तो हम किसान भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि जब भी किसी पौधे की कटिंग लें तो कम से कम 2 साल का हो, अगर उससे और पुराना पौधा है तो और बेहतर है। अगर जैसे ये पौधे का सिलेक्शन, पहली बात हम बताना चाहेंगे 2 साल पुराना पौधा नहीं है, इतना हेल्दी होने के बाद भी ये 2 साल पुराना पौधा नहीं है। तो हम आपको एग्जाम्पल के लिए इसको कर रहे हैं, लेकिन आप ये मानिएगा कि जो भी पौधे से कटिंग लें वो 2 साल का पुराना पौधा हो। जो मार्केट में अवेलेबल है नर्सरी, वो ये मान के लिए कि 2 साल के पुराने जो नहीं है उसमें आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं उसको मैनेजमेंट करने में, क्योंकि प्लांट मैच्योर नहीं था। जब प्लांट मैच्योर नहीं होता तो उसकी फ्रूटिंग में 3 से 4 साल लग जाते हैं। तो इसलिए हम जो लगाए थे, ये हमारा 11 से 12 महीने का पौधा है, इतनी अच्छी ग्रोथ की है क्योंकि हमने मैच्योर प्लांट से, हाँ, अच्छी मैनेजमेंट प्लस मैच्योर प्लांट की कटिंग लिया था। किसान भाइयों, जैसा कि सर ने बताया, ध्यान देने वाली बात यह है कि कटिंग करने से पहले ये ध्यान देना है पौधे की आयु न्यूनतम 2 साल होनी चाहिए। 2 साल से छोटा पौधा हुआ अगर 12-13 मन, तो फ्रूटिंग में सर उसकी फ्रूटिंग और ग्रोथ दोनों में इफेक्ट आता है। अभी आप ये सोचिए, अगर इसकी हमने इनमेच्योर प्लांट काट लिया, ठीक है, ये थोड़ी सी गलती की वजह से किसान इसको 1 साल अगर उसकी फ्रूटिंग डिले हो गई तो कितना लंबा नुकसान हुआ, उसकी ग्रोथ में भी फर्क आता है। इसलिए इसको माना जाता है कि कम से कम 2 साल का हो, अगर उससे और मैच्योर प्लांट हो तो और अच्छी जो है ग्रोथ होती है। कम से कम 2 साल का पौधा होना चाहिए जी सर। कटिंग करके अब देखिए, इसमें से अगर लेना है कटिंग तो देखिए इसमें 2 हैं, 2 ब्रांचेस निकली हुई हैं। इसमें से किसी एक ब्रांच को इसकी कटिंग करने से देखना 12 से 18 इंच की ये कटिंग लेनी होती है। तो हम ऐसे अंदाज के अभी ले रहे हैं, वैसे तो नाप के लेते हैं, लेकिन अभी यहाँ अंदाज के ले रहे हैं। इसकी कटिंग किसी शार्प ब्लेड से या फिर इससे कर लेनी चाहिए। इसके बाद कटिंग करने के बाद इसको साइड से निकाल देंगे। तो इसको साइड से निकाल देंगे। जब इसको ऐसे नुकीला बना लेंगे, इसके बाद इसको ट्रीट करेंगे, फंजीसाइड से इसको ट्रीट करेंगे ताकि फंगस इसमें ना लगे। फंजीसाइड से ट्रीट करने के बाद आपके पास बैग है तो बैग, अगर बैग नहीं है तो पॉली बैग नहीं है तो इसको डायरेक्ट मिट्टी में जो है मिट्टी में फंजीसाइड को डाल के इसमें इसको लगा देंगे। बस ये देखें कि जब लगाएं तो इसमें पानी डालें, बाकी मॉइस्चर मेंटेन रखें, ज़्यादा मॉइस्चर ना हो। ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो इसमें फंगस लगेगा। और ये आप देखेंगे तो 15 से 20 दिन बाद छोटे छोटे जो है बर्ड्स निकलने, जैसे ये बर्ड्स निकले हुए हैं, 20 दिन बाद आपको ऐसे बर्ड्स उसमें से दिखाई देंगे। हाँ। उसके बाद ये बर्ड्स थोड़े से बड़े हो जाएं, उसके बाद जो है आप इसको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। बेसिक फंजीसाइड कौन सा हम यूज करते होंगे? साफ यूज करते हैं, बहुत सारे फंजीसाइड हैं, हम किसी फंजीसाइड का नाम नहीं लेते, साफ वगैरह आते हैं कई सारे फंजीसाइड, कोई भी फंजीसाइड स्प्रे कर दिए, ऐसे रिकमेंडेशन नहीं नहीं यही फंजीसाइड आप डालिए। सर, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ड्रैगन फ्रूट के यहाँ 2 चैम्बर हैं, एक ग्रीन हाउस और एक मिस्ट चैम्बर है। तो सर ये दोनों क्या है? ये दोनों को जो है नर्सरी उगाने के लिए इनका मेन पर्पज है। नर्सरी के लिए टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। ग्रीन हाउस है, जैसे कि हर किसान भाई जानता है, ग्रीन हाउस में गर्मी अगर बाहर ज़्यादा है, ग्रीन हाउस में टेम्परेचर कम रहता है। है। इधर अगर आप देखेंगे
तो ये मिस्ट चैम्बर है। इसमें जो है अभी अंदर हम आपको खोल के दिखाएंगे। इसमें जो है जब टेम्परेचर बाहर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तो इसमें रखते हैं, तो इसमें टेम्परेचर मेंटेन रखता है। ये मुख्यतः ठंडी के लिए है। हाँ, मुख्यतः ठंडी के लिए और ये गर्मी के लिए। ठीक है, आइए सर। दिखाते हैं इसमें कैसे हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो किसान भाइयों, अभी हम आ चुके हैं ड्रैगन फ्रूट की नर्सरी में। यहाँ हम सर से जानते हैं कि यहाँ क्या क्या प्रोसेस होता है। सर देखिए, जैसे हमने आप कटिंग लिया था, वहाँ से आपको दिखा कैसे कटिंग बनाते हैं। कटिंग बना के इन बैग्स में हमने लगा रखे हैं। इसमें इन बैग्स में हमने लगाया। जब हमने लगाया था तो ये 18 इंच से 15 से 18 इंच की कटिंग लगाया था। कटिंग के बाद देखिए इसमें से ब्रांचेस निकलने लगी हैं। क्योंकि मेन फील्ड में लगाना था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए हम नहीं लगा पाए। 2 महीने की कटिंग है, तो जनरली हम 1 महीने बाद इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अब अगर इस कटिंग को हमें लगाना होगा तो इसमें हमें ध्यान देना होगा, ये जो साइड ब्रांचेस हैं इनको कट करके हमें सिर्फ एक ब्रांच ऊपर ले जानी होती है। तो ये पौधे तैयार हैं। और देखिए, जो हम आपको बता रहे थे, या तो बैग्स में लगा सकते हैं, मिट्टी में, या तो मिट्टी में डायरेक्ट। देखिए, ये जब हमने इसकी ये देखिए, ये इसको हमने जब लगाया था तो ये सिर्फ इतनी बड़ी लगाया था, ठीक है। अभी देखिए इसकी ब्रांचेस काफी बड़ी हो, और देखिए इधर हल्का सा जो मिट्टी में गया था, यहाँ से भी नई ब्रांचेस निकलने लगी है। देखिए यहाँ से कटिंग से इस ब्रांचेस निकल रही है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो सीधी ब्रांचेस जा रहे हैं उसको कंटिन्यू रखूंगा, बाकी इसको काट के निकाल दूंगा। फिर इसको यहाँ से निकाल कर हम ट्रांसप्लांट करेंगे। इसको निकाल के मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करेंगे। ओके, ठीक। सर, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ बहुत सारी पाइप लगी हुई हैं। तो सर ये क्यों लगी हुई है, इसका क्या पर्पस है? ये देखिए, इसमें 2 तरीके की पाइप लगी है। एक ब्लैक लगी हुई है, और वो क्या करती है, स्प्रिंकलर इरिगेशन करती है। उसमें जो है अभी तो चूंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इस वजह से नहीं चला सकते हैं। और ये फॉगर है, तो ये जो है फॉक्स की तरह जो है, धुआं की तरह जो है, हाँ, पानी को स्प्रे करता है, उससे टेम्परेचर डाउन होता है। और इरिगेशन के लिए जो ब्लैक वाली पाइप गई है उसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन करते हैं, तो पानी का वेस्टेज भी नहीं होता, टेम्परेचर भी डाउन होता है, और इसके लिए ड्रैगन फ्रूट के लिए अच्छा भी रहता है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद जब हमारी नर्सरी तैयार होती है तो उसके नेम के साथ देखिए अलग अलग वैरायटियाँ हैं। हाँ, अलग अलग बोर्ड लगा दिए हैं। मतलब ध्यान देने वाली बात कि ये जो लगा हुआ है, टेम्परेचर मेंटेन करना, और इसकी कॉस्ट बहुत कम है। इसका ये बहुत कॉस्टली नहीं आता, आप इसको घर में भी लगा सकते हैं। वाटर वेस्टेज नहीं होता, और टेम्परेचर, और लेबर भी नहीं लगेंगे, कोई लेबर नहीं चाहिए। ये हमारे पास ऑटोमेटिक यूनिट लगी हुई है, हम आपको दिखाएंगे। ऑटोमेटिक वहीं से हम टेम्परेचर मेंटेन, हमें जितना 25 टेम्परेचर चाहिए 25 सेट कर दें, 25 के जैसे ही एबव टेम्परेचर जाता है ऑटोमेटिक यूनिट चालू हो जाती है। तो बाहर की टेम्परेचर से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो। खुद से क्या, आप मोबाइल से हम ऑपरेट करते हैं, मोबाइल से चालू होता है, मोबाइल से बंद हो जाता है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा वैसे चालू हो जाएगा, फिर टेम्परेचर जैसे रेंज में आएगा ये यूनिट बंद हो जाएगा। ये आधुनिकता का एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। तो सर, अभी हम चलते हैं मिस्ट चैम्बर में, और आपसे जानेंगे कि इस मिस्ट चैम्बर में ये जो फैन लगे हुए हैं, पीछे देख सकते हैं आप कूलर के कुछ लगे हुए हैं, तो ये क्या है, इनका क्या उपयोग है इसमें? देखिए, इसमें जो कि गर्मी जब बढ़ती है, ऊपर से धूप आती है, तो टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे सारी चीज़ें लगा रखी है। जैसे आपको हमने दिखाया, फॉगर लगे हुए हैं, हाँ, वो चलते हैं। और उसके बाद स्प्रिंकलर इरिगेशन का भी यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है। दूसरी चीज़ है, ये जो है फैन 2 लगे हुए हैं, बड़े बड़े। उधर देखेंगे तो देखिए कूलर जैसा कूलर सिस्टम लगवा रखा है, कि उसमें पानी जब चलता है, जब गर्मी बढ़ेगी तो ये सारी यूनिट ऑटोमेटिक है। जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो यहाँ से पानी गिरना स्टार्ट होगा, और उधर फैन स्टार्ट हो जाएगा, फिर पानी गिरना स्टार्ट होगा। मतलब एज अ कूलर काम करेगा। कूलर के एसी की तरह हवाएं आती है, इतनी ठंडी हवाएं आती हैं। नहीं, अभी भी हम देख पा रहे हैं कि हवा काफी ठंडी आ रही है, जबकि पानी नहीं चल रहा है। पानी नहीं चल रहा, पानी बंद है, क्योंकि टेम्परेचर अभी मेंटेन है। सुबह ये चल रहा था, तो ये जब भी इसकी गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर हाई होगा, तो ये ऑटोमेटिक चलेगी। हम आपको दिखाते हैं, उधर सेंसर लगे हुए हैं, आइए दिखाते हैं। वहाँ पे सेंसर लगे हुए, उस सेंसर से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं हम। देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है, इससे ये पता चलता है कि यहाँ ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर क्या है। इसी के अकॉर्डिंग हमारे फैन और हमारे फॉगर चलना शुरू है। ये डाटा फोन में हम देखते हैं? हाँ, हम इस डेटा को फोन में देखते हैं, और वहाँ से मेंटेन कर सकते। टेम्परेचर हमें चेंज करना है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी हम आ चुके हैं इन दोनों चैम्बर के ऑपरेटिंग पॉइंट पे। सर बताएंगे कि इस चैम्बर इससे कैसे इन दोनों को ऑपरेट करते हैं। तो सर प्लीज। देखिए, यहाँ पे इस ऑटोमेटिक यूनिट में ये ह्यूमिडिटी बताता है और ये टेम्परेचर बताता है। हम जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेट कर देंगे, इस रेंज के बाहर जैसे जाएगा ये यूनिट चालू हो जाती है। और ये टाइमर है,
या तो आप यहाँ से सेट करें, या तो टाइमर सेट कर दिए 20 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, जितना सेट कर देंगे उतना देर चलता रहेगा। या फिर ऑटोमेटिक यूनिट पे आप सेट कर दिए। ऑटोमेटिक यूनिट पे जब आप सेट कर देंगे तो टेम्परेचर उस रेंज के ऊपर नीचे जैसे ही होगा वो यूनिट चालू हो जाएगी, चाहे इसमें या उसमें। अभी तो हम आपको लाइव दिखा नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक ऑन रहता है। हमारा ये सिस्टम हमारा ऑटोमेटिक ऑन है, 24 घंटे ऑटोमेटिक ऑन रहता है। जब जरूरत पड़ती है अपने आप चलेगा, अपने आप बंद हो ये मैनुअली भी हो सकता है और ये मैनुअली भी कर सकते हैं। या तो आप ऑटोमेटिक यूनिट से करें, या तो जो है मैनुअली कर दें, 20 मिनट चलना है, या तो दोनों को बंद करके डायरेक्ट आप चलाना चाहें तो वो भी चला सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। और हम फोन हमारे से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो हमारा फोन से कंट्रोल है, हाँ। तो वाईफाई से कनेक्टेड रहता है, हम कहीं भी रह के इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी हम आ चुके हैं प्लांटेशन यूनिट में। यहाँ ड्रैगन फ्रूट की प्लांटेशन चल रही है। तो सर से हम ये जानेंगे कि सर ड्रैगन फ्रूट की प्लांटेशन में मुख्यतः स्पेसिंग क्या रखते हैं? अभी जो इसकी स्पेसिंग रिकमेंडेड है, हम तो इसके 3-4 स्पेसिंग रखे हैं क्योंकि रिसर्च पर्पस से कर रहे हैं। हमें किसानों को सजेस्ट करना है कि कौन सी स्पेसिंग बेस्ट है। हमारी रिसर्च वही चल रही है, लेकिन अभी तक जो रिकमेंडेड है 10 बाई 10 है। 10 फीट इंटू 10 फीट की स्पेसिंग इसकी रिकमेंडेड है। ये 10 बाई 10 ही है। और रो टू रो 10 बाई और प्लांट टू प्लांट टू भी, ये प्लांट टू प्लांट और रो टू रो 10 इंटू 10 है। हमने कुछ 8 इंटू 10 भी किया है, कुछ 8 इंटू 9 भी किया है। तो हमारा रिसर्च चल रहा है, तो 1-2 साल में वो फाइंडिंग आएगी। रिकमेंडेड है 10 इंटू 10 है। उसमें फायदा ये होता है कि बीच में ट्रैक्टर और ऑपरेशन में जो है आसानी होती है। सर ये जो पिलर लगे हुए हैं ये किस लिए हैं और इसका लेंथ क्या है? देखिए, इस पिलर की लेंथ जो है 7 फीट है। 7 फीट 7 फीट है, जिसमें 1 to 1.5 ये जमीन के नीचे हमने गाड़ रखा है, और ये लगभग 5.5 to 6 फीट जो है एबव रहता है। ये मुख्य सपोर्ट के लिए है। देखिए, अगर आप चाहें ड्रैगन फ्रूट के लिए तो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि हम लोग इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि ये पौधा लगभग 20 से 25 साल चलता है ड्रैगन फ्रूट। अगर हम इसमें पिलर की जगह कुछ लकड़ी का भी, जैसे यहाँ से कोई लकड़ी की काट के हम लगा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल बाद वो टूट जाएगा, पौधा डैमेज हो जाता है। तो इसके लिए ये बेस्ट होता है। दूसरी चीज़ क्या होता है, ड्रैगन फ्रूट की जो रूट निकलती हैं वो इसको पकड़ लेती हैं आसानी से। आप उधर देखेंगे तो अच्छी पकड़ बना लेती हैं और उनको चढ़ने में आसान। और जब गर्मी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, अगर हम कोई पाइप आयरन की या कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो बहुत ज़्यादा पाइप हीट हो जाती हैं, तो पौधे को डैमेज करती हैं। इसलिए ये रहता है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं होता, सीमेंटेड रहता है, सीमेंटेड पोल रहता है। तो हम इसमें पानी भी डाल देते हैं तो पौधे के रूट्स को और अच्छे इसे पकड़ लेते हैं, तो पौधे गिरते भी नहीं। बहुत ज़्यादा बांधने की जरूरत है। हमने देखा इसके ऊपर एक चक्री लगी हुई थी जी सर, उसका क्या उपयोग है? चक्री सीमेंटेड ही हमने बना रखा है। इसलिए बनाया जाता है कि जब 5 to 6 फीट का पौधा हो जाता है तो उसकी लेटरल ब्रांचेस के लिए वो करते हैं, ताकि वहां से ब्रांचेस स्टार्ट हो और फ्रूटिंग स्टार्ट हो। हाँ, एक सपोर्ट मिले। जब हम वहाँ प्लांटेशन करते हैं तो वहां से सिर्फ एक पौधा ऊपर ले जाते हैं, एक ब्रांचेस ले, 2 ब्रांच नहीं। जब यहाँ पे पौधा पहुंच जाता है तब उसमें ब्रांचेस होने के लिए कटिंग करते हैं, मल्टीपल ब्रांचिंग होती है जिसमें फ्रूटिंग आती है। वीडियो के अंत में अब हम सर से जानेंगे कि ड्रैगन फ्रूट की इकोनॉमिक्स क्या क्या है। अब इसकी जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट आती है, ये पिलर बनाने की कॉस्ट आती है। पिलर अगर मार्केट से लेंगे तो लगभग 700 to 800 रुपीज़ पर पिलर की कॉस्ट आती है, अगर अच्छा पिलर लेंगे तो। और इसको चाहें तो मैं तो रिकमेंड, मैंने सारा पिलर्स यहाँ बनवाया हुआ है। वो इसलिए बनवाया किसी कॉस्ट को कम करने के लिए। तो अगर आप इस पिलर को बनवाते हैं तो 500 to 550 तक जो है इसकी कॉस्ट आती है, लेकिन मार्केट में लेंगे 700 तक, तो कॉस्ट में बहुत फ़र्क आता है। और आप अगर खुद बनवाएंगे तो इस पिलर की मजबूती में कोई कमी नहीं आएगा। मार्केट से लेंगे तो उस चीज़ पे भरोसा नहीं कि अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो इसकी चक्री देखा होगा आप लोगों ने, चक्री के कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि अगर आप चाहें टायर लगा दें या कुछ और लगा दें कटिंग करके, लेकिन सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड ये है कि इसमें जो है आप चक्री जो है इसकी सीमेंट की लगवाएं। सीमेंट की लगवाने से फ़ायदा हो, लॉन्ग उसकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है, क्यों 25 साल इस पौधे को चलना है। ऐसे कुछ ना लगाएं कि जो 8 साल 10 साल बाद जो है टूटे और फिर वो पौधा डैमेज हो। पौधे का ख्याल रखने के लिए आपको इसकी करना, उसकी भी कॉस्ट लगभग 400 to 500 आ जाती है। जैसा कि हमने जाना है सर से कि एक पिलर की जो कॉस्ट है वो 500 से 700 है, और जो इस पे चक्री लगती है उसकी कॉस्ट 500 रुपये है। तो अब हम सर से जानेंगे कि एक पिलर पे कितने पौधे लगते हैं और उसकी क्या कॉस्ट होती है। देखिए, हम ये बताना चाहेंगे कि एक पिलर पे 4 पौधे लगते हैं, चारों साइड में एक एक पौधे लगाए जाएंगे। और पौधे की कॉस्ट कहेंगे तो कुछ कह नहीं सकते कि इतनी ही लगती है, क्योंकि 25 रुपीज़ से प्लांट मिलना स्टार्ट हो जाता है मार्केट में, और 100 रुपीज़ तक मिलता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 25 वाला लो कि 70 वाला लो, कोई 25 वाला ही 70 का बेच रहा है। तो अगर जो है जहाँ से लें, आपको बताया कि कैसे आप सिलेक्शन करें। 2 साल पुराना पौधा होना चाहिए, जो उसकी कटिंग हो आप वो लें। तो अगर 2 साल 3 साल पुराना पौधा रहेगा तो जाहिर सी बात है उसकी कटिंग की कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो जो भी आपको देगा वो थोड़ा महंगा देगा। तो इसकी अप्रॉक्स अगर बात करें तो 60 to 65 रुपीज़
जो मैं जब ले आया था तो उस समय जो कॉस्ट थी 65 टू 70 रुपीज़ के आसपास पड़ रही थी, तो उसी के हिसाब से आज भी मिलेगा। तो अभी कुछ महीने बाद जो हमारा 1 साल बाद 2 साल का हो जाएगा, हम भी जो है कटिंग निकालेंगे और कटिंग बेचेंगे किसानों के लिए। सर एक पिलर का टोटल कॉस्टिंग कितना पड़ेगा, पौधे और पिलर और चक्री का अगर देखा जाए तो? अब देखिए, जैसे कि आपको बताया कि 700 के आसपास का एक पिलर पड़ जाता है, चक्री 500 की हो जाती है, 7 5 1200 रुपये हो गया। 4 पौधे लगते हैं तो लगभग 250 से 300 रुपये पौधे का हो गया, तो 1500 हो गया। लेबर कॉस्ट आती है लगभग 20 से 30 रुपये एक पिलर को गाड़ने के लिए आता है। कुल मिला के 1500 से 1800 तक के रेंज में एक पिलर आपका तैयार हो जाता है। और सर एक साल में अगर देखें तो कितनी बार मतलब फ्रूट हार्वेस्टिंग कर सकते हैं एक पिलर से? देखिए, हार्वेस्टिंग तो 2 साल बाद स्टार्ट होती है, जो जनरली हमारी फ्रूटिंग 1 साल में आ गई थी। तो पहले दूसरे साल जो आपकी फ्रूटिंग होगी उसकी फ्रूट साइज भी छोटा रहेगा और फ्रूटिंग भी कम होगी। हालांकि हमने इस बार जो किया है लगभग 8 से 10 फ्रूट्स पर प्लांट हार्वेस्ट करने की उम्मीद कर रहे हैं। अभी तो ये 4-5 हुआ और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आ रही है, तो एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ, हर प्लांट से 8 से 10 फ्रूट आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो सर एक साल में कितनी बार हम लोग हार्वेस्टिंग कर सकते हैं? देखिए, इसकी हर फ्रूटिंग जो स्टार्ट होती है वो जून लास्ट से ये सितंबर अक्टूबर तक चलती है। तो उसमें हार्वेस्टिंग होती रहती है, फ्रूटिंग आते रहते हैं, फ्लावरिंग आए फ्रूटिंग, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो यही इसका 2-3 महीने का समय होता है जिसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग सब होता रहता है। और सर एक पिलर से टोटल कितना इनकम जनरेट कर सकता है? अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का आप छोड़ दें तो मिनिमम 2000 रुपीज़ पर पिलर से हर साल आप निकाल सकते हैं। हाँ। अच्छा सर, और अगर हम भारत के देखें तो उसमें लगभग अभी जो भारत में डिमांड है ड्रैगन फ्रूट की, वो भारत केवल 40% ही फुलफिल कर पा रहा है। तो सर ये जो गैप है इसको कैसे मेंटेन किया जाएगा? इस गैप को तो आसानी से फुलफिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी जो किसान जागरूक हो रहा है, अपनी ड्रैगन फ्रूट की खेती स्टार्ट कर रहा है, तो उससे ज़्यादा लोग जागरूक हो रहे हैं इसको खाने के लिए, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ज़्यादा है, हाई फाइबर है, शुगर पेशेंट के लिए अच्छा है, तो लोग इसको बहुत खा रहे हैं। इसके पहले लोग बताते थे कि ड्रैगन फ्रूट में कोई टेस्ट नहीं है, हमारे पास फ्रूट्स है, हम अभी आपको टेस्ट कराएंगे, उसको टेस्ट करिए, फिर उसके टेस्ट करके आप खुद देखेंगे कि उसका इतना अच्छा टेस्ट है। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की। ड्रैगन फ्रूट की डिमांड किसानों के पास भी बढ़ रही है कि किसान ज़्यादा इसके तरफ बढ़ भी रहे हैं कि खेती करने के लिए, और खाने कंज्यूमर भी बढ़ रहे हैं इसके। तो अब जैसे कि हम लोग अपने इस वीडियो की समाप्ति की ओर हैं, तो अब मैं अंत का होते हुए आपसे ये जानना चाहूँगा, वैसे तो ये चीज़ें हमें सबसे पहले पूछनी थी, वो ये है कि ये यहाँ पे कैसे आया। जैसे आप इस चीज़ में काफ़ी एक प्राइमरी इम्पोर्टेंट आप रोल निभा रहे हैं इसमें, जहाँ तक हम लोगों को पता चला, जो हमारे डीन सर है उनका काफ़ी एक योगदान रहा है। तो कैसे क्या प्लेटफॉर्म मिला आप लोगों को, कैसे आया, और जहाँ तक कि गवर्नमेंट से कैसे क्या इसमें मदद है, इसके बारे में अगर आप कुछ जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि ये मेरे गुरु प्रोफेसर डॉक्टर विश्वरूप मेहरा सर ने जो है इसको, जब कहीं दिखता भी नहीं था ड्रैगन फ्रूट, उस समय जो है मार्केट में भी बहुत कम दिखता था, अपने आसपास तो मैंने देखा नहीं था, मैंने सुना भी नहीं था। तो पहले तो सबसे पहले हमको उन्हीं ने बताया कि ऐसा कोई फ्रूट्स भी होता है। जब 2019 में उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग कर रहे थे, तब उन्होंने ये प्लान किया कि मतलब उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए ड्रैगन फ्रूट बहुत अच्छा हो सकता है। उनकी जब मोदी जी चाह रहे थे कि किसान की इनकम को डबल किया जाए, तब जो है विश्वरूप मेहरा सर ने जो है ये सोचा कि जो है इससे जो है किसानों की इनकम को डबल नहीं टेबल किया जा सकता है। तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट बनाया और RKVY द्वारा जो है इसकी फंडिंग की गई, और फिर हमारे यहाँ ये प्रोजेक्ट लगा। बहुत अच्छा लगा जान के। और हम सभी किसान भाइयों को ये आग्रह करेंगे कि हम धान, गेहूँ, मक्के जैसे जो पारंपरिक फसलें हैं उनसे ऊपर उठ के आएँ। और जहाँ तक स्वच्छ विश्वविद्यालय का सवाल है, ये हमेशा से किसानों को ट्रेनिंग देते आया है। सर ने बताया कि ड्रैगन फ्रूट्स की भी ट्रेनिंग चलती है। हम लोगों ने कम से कम 600 किसानों को, कम से कम 600 किसानों से ज़्यादा ही किसानों को ट्रेनिंग दिया, और वो कुछ किसान खेती करना शुरू भी कर दिए हैं, बाकी कुछ प्लान भी कर रहे हैं, निश्चित तौर पे चल रहा है। तो इसके लिए हम स्वच्छ विश्वविद्यालय का भी काफ़ी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने किसानों के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, और पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों की तरफ से हम स्वच्छ विश्वविद्यालय का काफ़ी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और प्रतीक सर का भी, जिन्होंने हमें अपने बिजी शेड्यूल में से हम लोगों के लिए इतना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।